उनके ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, लेकिन यह नहीं समझ पाते कि हमारी जो यह आचार्य परंपरा है, विशेष रूप से मैं अपने 5 प्राचीन आचार्यों का, अध्यापकों का, अथवा जिन्हें हम प्रवचनकार कहते हैं, उनका उल्लेख करना चाहूँगा आप सबके सामने। हमारी जो प्राचीन आचार्य परंपरा, जो हमारे आचार्य बौधायन के साथ शुरू होती है, आपस्तंभ के साथ शुरू होती है, मानव वाधूर, और अभी आपने आचार्य कात्यायन की चर्चा सुनी। यह प्रश्न होता है कि यह आचार्य परंपरा कैसे एक स्थायित्वपूर्ण ज्ञान का प्रस्तुतिकरण करती है। इस कार्यशाला का इसकी जो सफलता है, वह हमारे आज की आचार्य परंपरा की देन है। जब हमारे बीच आचार्य देवर्ष कलानाथ शास्त्री जी, आचार्य प्रोफेसर दयानंद भार्गव जी, जो मूलतः उसी आचार्य परंपरा का निदर्शन करते हैं और हम सबका मार्गदर्शन करते हैं, तो कुछ ऐसे ही संगोष्ठियों की परिकल्पना हो जाती है, जो न तो गोष्ठी को सीमित करते हैं और न उसको विस्तृत करते हैं। यह गोष्ठी स्वयं निश्चित करती है कि इसको विस्तारित होना है या संकुचित होना है। तो यह इस गोष्ठी का परिणाम रहा। विषय दे दिया कि बस ज्ञान है, ज्ञान की चर्चा करनी है, आप आइए और ज्ञान की चर्चा कीजिए, उसका विस्तार कीजिए। तो उसमें चर्चा प्रतीकों पर भी हो जाती है, प्रतिबिंबों की भी हो जाती है, और इतना खुला आकाश मिलता है आपको, आकाश मिला हम सबको, कि यह गोष्ठी मेरे लिए बड़ी प्रेरणाप्रद रही। मुझे पूर्व पीठिका के रूप में वेद के क्षेत्र में कार्य करने का अवसर मिल रहा है, और मुझे आप जैसे आचार्यों की छत्र छाया में मुझे लगता है कि अभी बहुत कुछ करना शेष है और मुझे इसका अवसर मिलेगा। मैं एक बात इस मंच से, इस सारस्वत सभा में निवेदन करना चाहूंगा। जब मैं कक्षा 6 में पढ़ता था तो मैंने श्याम नारायण पांडे की एक कविता पढ़ी थी, मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न जाना रामेश्वर काशी, तीर्थराज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें हैं प्यासी। तब से मेरे मन में राजस्थान बसा हुआ था, और मुझे लगता था कि शायद राजस्थान मुझे जल्दी से देखने को ना मिले। कुछ मित्रों के अनुग्रह से, प्रोफेसर राजेंद्र मिश्र जी हैं, एक और हमारे अग्रज कल्प जो आपके सहयोगी हैं प्रोफेसर लंबोदर मिश्र जी, जयपुर आने का अवसर मिला। लेकिन तब इतनी हो सकता है कि बुद्धि में प्रखरता नहीं थी कि मैं ऐसे आनंद को प्राप्त कर सकूं। लेकिन मेरी वह अभिलाषा 2006 में पूरी हुई, जब मैं चित्तौड़गढ़ गया। और चित्तौड़गढ़ के पास एक छोटा सा शहर है निम्बाहेड़ा, और वहां के लोगों ने एक जिज्ञासा की, एक प्रार्थना की कि यहां वेद की प्रतिष्ठा हो। मैंने सनई सनई कार्य करना प्रारंभ किया, केवल अपने बुद्धि विवेक से। आप सबका जो स्नेह था, जो आप सबकी शिक्षा थी संपूर्ण भारत के आचार्यों की, उसको कहीं न कहीं उसको मैं पिरोने का प्रयास करने लगा। आज स्थिति यह बनी कि वह 30 एकड़ का एक कैंपस, एक परिसर वहां तैयार हो गया। इस देश के सबसे प्रतिष्ठित वास्तुकार, जो स्थपति के रूप में जाने जाते थे, ऐसे टी गणपति शास्त्री से मेरा परिचय हुआ, और मैंने पूछा कि एक विश्वविद्यालय की परिकल्पना करनी है, उसका आधार क्या होना चाहिए वास्तु की दृष्टि से।
उन्होंने कहा कि ब्रह्म स्थान को खोजो, और मुझे लगा कि ब्रह्म स्थान पर एक यज्ञशाला की कल्पना होनी चाहिए। 2010 में वहां 5 दिन की इष्टि का भी आयोजन हुआ, और धीरे धीरे भारत की उपलब्ध 14 शाखाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, इसके लिए शाखाओं की दृष्टि से अध्ययन कक्ष का भी निर्माण हो गया। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहां पर हमारे विद्वत मंडली के जो मूर्धन्य विद्वान, जिन्हें अभी आचार्य भार्गव जी ने कहा कि हमारे भीष्म पितामह हैं, स्वयं आचार्य दयानंद भार्गव जी भी उसी परंपरा में हैं। यहाँ वेद विभाग के संस्कृत विश्वविद्यालय के अध्यक्ष भी हैं। तो अगर आप सबका अनुग्रह हो, आप सबकी प्रेरणा हो, और राजस्थान सरकार के साथ आपका यह संदेश हो, तो 1 वर्ष के अंदर 14 शाखाओं के अध्ययन की व्यवस्था प्रारंभ की जा सकती है। भवन भी है, 200 विद्यार्थियों के आवास एवं भोजनालय की भी व्यवस्था है। वहां का जो जन सामान्य है वो इन सब व्यवस्था के लिए तैयार है। लेकिन आप राजस्थान संस्कृत अकादमी के मानद सलाहकार भी हैं, उसके न्यासी, उसके मंडल के सदस्य भी हैं। यह आप दोनों का विशेष दायित्व है कि कम से कम केवल आप अगर 14 नहीं तो 4 ऐसे योग्य अध्यापकों के मानदेय की व्यवस्था अगर सरकार से कर सकें, तो मैं किसी भी समय वहां पर शाखाओं के पठन पाठन की व्यवस्था को प्रारंभ करा सकता हूं। अभी जो व्यवस्था है वो मेरी दृष्टि से, अभी मैंने इस ओर विशेष ध्यान नहीं दिया, उससे मैं बहुत संतुष्ट नहीं हूं, लेकिन अभी भी वहां 60 बच्चे अध्ययन कर रहे हैं। तो इस सारस्वत संगोष्ठी का, वेद संगोष्ठी का मेरे लिए अत्यंत महत्व है। और मैं सोचता हूं कि जो मुझे यहाँ स्नेह मिला और जो मार्गदर्शन मिला, वो कहीं न कहीं राजस्थान के माध्यम से संपूर्ण भारत को मिलेगा। और इसी के साथ मैं यह भी चाहूंगा कि अगर संस्कृत अकादमी गुरुवर्य आचार्य प्रोफेसर मधुसूदन ओझा के शोध एवं अनुसंधान को आगे ले जाना चाहे, तो उसके लिए वहां एक अलग से कल्प प्रारंभ किया जा सकता है। इसी के साथ आप सबका अभिनंदन करते हुए, विशेष रूप से ऐसा मुझे तो सहयोग से, आप सबके आशीष से भारत के सभी प्रांतों में सब जगह जाने का अवसर मिलता है। लेकिन मैंने जितना आनंद इस गोष्ठी में लिया, कदाचित कई वर्षों से मुझे प्राप्त नहीं हुआ था, और इसके लिए मैं आभारी हूं रेणुका जी का। धन्यवाद। आपने जिस जगह का जिक्र किया, अकादमी ने गत वर्ष वहां पर एक वेदाश्रम के छात्रों की वार्षिक परीक्षा का आयोजन किया था, और 2 दिन हमको भी बड़ा आनंद मिला उस स्थान पर। निश्चित रूप से आपने एक बहुत बढ़िया स्थान वहाँ विकसित किया है, और अकादमी उसके भोजनालय का जो शुभारंभ हुआ, रेणुका जी ने पूरे राजस्थान के वेद पाठी बच्चों को वहाँ बुलाया, और उनकी उपस्थिति में उसके भोजनालय का उद्घाटन हुआ जिसमें 500 बच्चे बैठ कर के भोजन कर सकते हैं। बड़ा अच्छा स्थापत्य का भी बहुत बढ़िया हमको अनुभव मिला। आपने 4 वेदों की पीठ वहाँ बनाई है, और निश्चित रूप से आपका ये प्रयास जो है सार्थक होगा। अकादमी की ओर से भी ये प्रयास जारी रहेगा कि वहाँ आपकी भावनाओं के अनुकूल हम सरकार को निवेदन कर सकें। आचार्य दयानंद जी भार्गव, आपने जो वेद को विज्ञान से जोड़ने का एक प्रकल्प सबको समझाया है कि केन पर्जन्येति को किनस्मिनतम मनः, ये एक विषय कि भी आप कैसे ये